क्लास में हम लोगों ने जॉब एनालिसिस स्टार्ट किया था। जॉब एनालिसिस आपको शायद थोड़ा बहुत बताया होगा मैंने मैन पावर प्लानिंग के टाइम में। बता सकते हैं क्या है जॉब एनालिसिस? जॉब एनालिसिस मैम आपने बताया था स्टार्ट करने वाले लास्ट क्लास में, मैं भूल गया था। उसके बाद फिर मैं क्लास अटेंड ही नहीं किया हूँ। ओके उसके ठीक बाद है। आपने अब 2 क्लास किया था जिसमें मैं नहीं था, 2 क्लास। ठीक है, मैं शुरू से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए शुरू करती हूँ। ओके, see here it is written what is job analysis। जॉब एनालिसिस क्या होता है? किसी भी जॉब का डिटेल्ड स्टडी जो होता है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द जॉब इज नोन एज जॉब एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि हर एक टास्क का, ड्यूटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिटेल्ड स्टडी करते हैं पहले। जैसे कि कोई ब्रांच मैनेजर है तो एक ब्रांच मैनेजर की क्या क्या टास्क होगी, क्या ड्यूटीज और क्या जिम्मेदारियां उनके कंधे पर होगी जो उनको कैरी आउट करना पड़ेगा। तो ड्यूटी के जो वर्क सेगमेंट है उसको क्या होता है, सीक्वेंस में डिवाइड करके, उसको पार्ट वाइज डिवाइड करके कैसे आप उसको इंडिविजुअल एक परफॉर्म करेगा, उसी को हम जॉब एनालिसिस बोलते हैं। तो इसमें दो चीजों की स्टडी की जाती है। एक तो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजीशन, उस रैंक की जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी हम इसकी स्टडी करेंगे, इसका डिटेल बनाएंगे, इसके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। और दूसरा होगा उस काम को करने के लिए, यानी कि वो टास्क या वो ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए जो एम्प्लॉय है या जो भी आदमी रहेगा उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस या क्या क्या उसमें टैलेंट या स्किल सेट रहना चाहिए ताकि वो उस काम को परफॉर्म कर सके। समझ में आया जॉब एनालिसिस क्या होता है? यस मैम। जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ आपको कि सपोज कर लो आईटी के लिए हमारे पास आईटी मैनेजर का काम है, या फिर हमारे लिए स्टोर मैनेजर का काम है, स्टोर मैनेजर का हमको रिक्रूटमेंट करना है। तो स्टोर मैनेजर को क्या क्या करना पड़ेगा? स्टोर मैनेजर को स्टोर को का रख रखाव देखना पड़ेगा, स्टोर का लेआउट डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कैसे सामान को डिस्प्ले में रखेंगे ताकि जो इम्पल्सिव परचेज वाली सामान है वो आगे रखे जाए, जो चीज बहुत कम डिमांड्स में होते हैं उनको कभी कभी आप नजर के सामने रखेंगे तो लोग खरीद लेते हैं, बहुत जरूरत की चीज नहीं, कौन सी चीजों को पीछे डिस्प्ले किया जाए। तो स्टोर डिस्प्ले पर आपका ध्यान रहेगा, लेआउट पे आपका ध्यान रहेगा, इन्वेंट्री स्टॉक पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आपके पास है और कौन सी चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है जो आपको अभी ऑर्डर करना है। उसके अलावा आपके एम्प्लॉयज डिसिप्लिन्ड है कि नहीं है, वो कस्टमर से ठीक से इंटरेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वो सारे आपके और इसके अलावा आपके स्टोर का जो अकाउंट्स है वो ठीक से मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। एक स्टोर मैनेजर को सब कुछ करना पड़ेगा यस मैम। उस स्टोर के लिए। तो ये उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये उनकी ड्यूटीज होंगी। तो इस काम को करने के लिए उसमें क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे क्या होना चाहिए। एटलीस्ट वो ग्रेजुएट होना चाहिए या उसके पास रिटेल मैनेजमेंट का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, कुछ ऐसे तो उसके पास होने चाहिए जिससे उसको पता हो कि कैसे लेआउट और डिस्प्ले मेंटेन किया जाता है, कैसे लोगों अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेशन के लिए ट्रेन किया जाता है, किस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाता है, किस तरीके से इन्वेंट्री को चेक किया जाता है कि इन्वेंट्री में क्या है क्या नहीं है। ये सब वगैरह करने के लिए क्या चाहिए, तो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके पास प्रायर अगर कोई एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। अगर उसको किसी दूसरे स्टोर का या दूसरे रिटेल आउटलेट का स्टोर का एक्सपीरियंस है तो ये और भी अच्छी बात है। एज ग्रुप का क्या होना चाहिए, आपको फीमेल चाहिए या मेल चाहिए इस काम करने के लिए, ये सारे क्या होगी, फीमेल मेल इज नॉट अ टैलेंट, बट हाँ एज ग्रुप देखा जाता है कि किस एज ग्रुप के लोगों को आप ये काम असाइन करना चाहते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए आपको ना बहुत फ्रेशर चाहिए होगा क्योंकि स्टोर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो आप बिल्कुल फ्रेशर नहीं रख सकते हैं। या फिर जिनके पास कोई ऐसी डिग्री हो और उनके पास थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस हो तो ये आपके लिए ज्यादा काम करेगा। तो जॉब एनालिसिस को हम मोटा मोटी दो फॉर्म में बांट देते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में और जॉब स्पेसिफिकेशन में। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि इट विल डिफाइन ऑल द ड्यूटीज, ऑल द टास्क व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। एंड जॉब जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो उस काम को करने के लिए आपका एज, आपका बॉडी का जो वीगर होता है, जिससे जैसे हम नेवी में या हम डिफेंस में लेते तो लेते ना लंबा होना चाहिए,
वाइड होना चाहिए, आई साइट ठीक होना चाहिए वगैरह, ये सब होता है ना स्पेसिफिकेशन में। यस मैम। तो ये सब स्पेसिफिकेशन का पार्ट है और दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये जॉब एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, अब जॉब एनालिसिस का यूजेस कहाँ है? हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था, लेकिन आप शायद उस क्लास में नहीं थे या थे, मुझे याद नहीं है। नो मैम, उसमें हामिद आप थे? नो मैम मैं नहीं था। अच्छा, तो ये मैं बता देती हूँ एक बार फिर से, थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि जॉब एनालिसिस का यूजेस क्या है, क्या जरूरत पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को जॉब एनालिसिस के, और क्यों ये ड्रॉ करना पड़ता है। सबसे पहला इसका जरूरत है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। जब भी आप मैन पावर प्लानिंग करते हैं तो आपको फ्यूचर में जो आपकी रिक्वायरमेंट है मैन पावर की, इसका आपके पास क्या होना चाहिए? एक डेटा होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि कितने लोग हमारे रिक्वायर्ड है और ये लोग किस किस पोजीशन के लिए चाहिए। अगर आपको 500 लोगों को रिक्रूट करना है तो ऑब्वियसली कुणाल 500 लोग एक पोजीशन के लिए तो नहीं हम रिक्रूट करेंगे, नो मैम, अलग 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 अलग। पोजीशन के लिए करेंगे, अलग अलग जगहों के लिए करेंगे। तो आपके पास लिस्ट होना चाहिए कि कितना क्लर्क, कितना मैनेजर, कितना जोनल मैनेजर, कितना रीजनल मैनेजर, कितना जीएम, आपको किस किस कैटेगरी में इसको बांटना है, ताकि आप प्रॉपर समय रहते हुए सही मैन पावर को रिक्रूट कर सको। तो जॉब एनालिसिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द नंबर ऑफ वर्क एंड देन कि हर पोजीशन के लिए आपको कितना कितना रिक्रूटमेंट करना है। ये आपको वर्टिकल और लैटरल रिलेशनशिप बिटवीन द जॉब्स दिखाता है, यानी कि स्टोर मैनेजर है और स्टोर असिस्टेंट है, तो उनके बीच में कोई वर्टिकल रिलेशनशिप है, सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप होगा। यस मैम। हाँ, तो इनके और इनका कंट्रीब्यूशन, जो गोल को अचीव करना उसमें इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इसलिए ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हेल्प करता है। फिर अभी जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपने बना लिया कि आपको इतने लोग चाहिए और इस पोजीशन के लिए इतने लोग चाहिए, यू कैन डिफाइन द वर्टिकल रिलेशनशिप और द लैटरल रिलेशनशिप की इसको प्रमोट करके ऊपर, अगर आपके पास ऑलरेडी असिस्टेंट मैनेजर है तो आप उसको प्रमोट करके भी स्टोर मैनेजर बना सकते हैं और नीचे के जो वेकेंट पोजीशन है उसके लिए भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, है ना। यस मैम। बी है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में भी जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्पफुल होता है। वो कैसे हेल्पफुल होता है? तो रिक्रूटमेंट, अब आप फाइनली क्या करें, एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं जॉब ओपनिंग का आपके ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब आप क्या करें, पेपर में, न्यूज में, होर्डिंग्स के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू ऐड दे रहे हैं कि आपके यहाँ लोग अप्लाई करें। तो अप्लाई करते समय आप लिखते हैं ना कि वैकेंसी ऑन फॉलोइंग पोजीशन, 3 4 5 देखते हो गवर्नमेंट का भी कभी वैकेंसी निकला तो पोजीशन का नाम लिखा होता है, उसके बाद सामने लिखा रहता है कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा, उसके बाद लिखा रहता है कि आपके पास क्या क्या डिग्री होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, यस क्या मैम। सैलरी पैकेज होगी आपकी, एज क्या होना चाहिए, सब कुछ होता है। तो दोनों ही चीज लिखा होता है। तो जिस लोग में वो सारे डिग्रीज होते हैं, मान लीजिए इफ यू आर एमबीए एंड द जॉब रिक्वायरमेंट इज फॉर एमबीए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यस मैम। तो इस तरीके से क्या होता है, हम जॉब के लिए, वैकेंसी के लिए पोस्ट करते हैं तो हमारे पास पता होता है रिक्रूटमेंट के टाइम, आपके पास अगर जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है तो आप आराम से उस चीज को लिख सकते हैं ताकि अप्लाई करने वाले लोग मतलब के लोग हो। ठीक है ना, अगर आपको जरूरत है एमबीए का लेकिन अप्लाई कर रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई बीएड है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई पीएचडी है, कोई लेक्चरर है, तो आपके मतलब का नहीं होगा ना वो सारा फॉर्म, आपको बेमतलब का बहुत सारा फॉर्म छांटना और रिजेक्ट करना पड़ेगा, और इस रिजेक्शन में आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा, राइट। यस मैम। तो इसीलिए रिक्रूटमेंट में आप एकदम स्पेसिफिक होकर के लिख सकते हैं कि इस काम का क्या क्या है, इस काम को करने के लिए हमको किस किस स्किल का या किस किस तरीके के बैकग्राउंड के लोगों की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद लोग आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन में, अगेन सिलेक्शन हम जानते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, तुम लोगों को पढ़ाया नहीं है भी रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन, वी आर राइट नाउ उसका जो प्रिपरेशन फेज है जॉब एनालिसिस, हम अभी वहीं पर है। ये सारा कुछ किया जाता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के पर्पज से भी। तो अभी हम जॉब एनालिसिस वाले पॉइंट पे ही हैं। तो क्या है कि अब हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो अगर हमको किसी स्टोर मैनेजर को सिलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली हम उससे बुक ऑफ अकाउंट्स तो नहीं पूछेंगे, बैलेंस शीट कैसे मेंटेन किया जाता है ये तो नहीं पूछेंगे, राइट, क्योंकि वो किसी अकाउंटेंट के पोजीशन के लिए नहीं हम उसको सिलेक्ट करें, उसको ओवरऑल सब कुछ देखना है, फाइनेंसेस, डिस्प्ले, मार्केटिंग, परचेजिंग, स्टाफ, सब कुछ देखना है, राइट। यस मैम। तो सिलेक्शन में हमको इससे हेल्प होगा कि उसको किस बेसिस पर हम उसको सेलेक्ट करें या फिर किस बेसिस पर हम उसको रिजेक्ट करें। उसके बाद है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का
लास्ट फेज होता है, मतलब जब सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन का लास्ट फेज नहीं होता है। इनफैक्ट जब सिलेक्शन हो गया तब आपको डिसाइड करना होता है कि इनको, इनके इंटरेस्ट, इनके बैकग्राउंड, इनके नॉलेज के बेसिस पर हमको इनको एक जॉब, एक टास्क असाइन करना है ना। तो ये यस मैम। बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि अगर सही आदमी को आपने गलत जगह पे, किसी भी आदमी को आपने उसके इंटरेस्ट या उसके मतलब की जगह पे नहीं रखा, रिक्रूटमेंट तो किया है किसी और काम के लिए और किसी और जगह प्लेस कर दिया, तो क्या होगा, ना तो उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एक सीए के स्टूडेंट को मार्केटिंग के काम में जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, भले ही उसको बहुत पैसा मिल रहा है तो भी यस मैम। मिलेगा। मैंने बोला कुणाल कि एक सीए का यस मैम। स्टूडेंट है, सीए का पास आउट है, उसको अगर हमने मार्केटिंग का काम दे दिया तो क्या उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नो मैम, उसमें नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने कुछ और ही पढ़ाई की, उसका एम्बिशन, इंटरेस्ट किसी और काम में है। तो इसीलिए प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, राइट पर्सन शुड बी पोस्टेड ऑन द राइट काइंड ऑफ जॉब जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, ताकि वो काम हम अच्छे से कर पाएंगे या करवा पाएंगे। क्लियर है? तो आपके पास जब रहेगा जॉब एनालिसिस तो आप क्या करेंगे, आप उसका यूज करेंगे प्लेसमेंट में भी कि ठीक है, ये बंदे में ये एक्सपीरियंस है और ये स्किल है और हम इसको क्या कर सकते हैं, इस काम पे लगा सकते हैं। तो फाइनली आप उसको सही जगह प्लेस कर पाएंगे। और ओरिएंटेशन मतलब होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, आप उसको इंट्रोड्यूस करा पाएंगे कि कौन सा कौन कौन आपके क्या है, सीनियर है, कौन आपके जूनियर है, किससे आपको फीडबैक लेना है, किसको आपको फीडबैक देना है, सो दैट द एम्प्लॉय कैन हैंडल द जॉब प्रॉपरली। ठीक है, तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन समझ में आया। यस मैम। इसके बाद होगा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में कैसे जॉब एनालिसिस आपको हेल्प करेगा, तो ट्रेनिंग में आपको कैसा पता चलेगा कि समटाइम्स क्या होता है, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन अबाउट जॉब, अगर जॉब को लेकर के कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, या इसको कैसे किया जाना चाहिए, इस बात पे कोई कंफ्यूजन है, तो हम ट्रेनिंग देते हैं अपने एम्प्लॉय को, न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय को तो स्पेशली हम ट्रेनिंग देते हैं। और कभी कभी अपने ओल्डर एम्प्लॉयज के लिए भी, जब हम उनको प्रमोशन देने वाले होते हैं या किसी नए तरीके का काम असाइन करने वाले होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। राइट? यस एक मिनट रुकना, मैं क्लास में जाके एक बार देख लूं कोई नया स्टूडेंट आया है कि नहीं। आई थिंक नहीं, कोई नया स्टूडेंट नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग ट्रेनिंग में किस किस चीजों की जरूरत है, कौन सा चीज उसके करंट प्रोफाइल में नहीं है या उसको नहीं आता है, ये आइडेंटिटी, उसको काम करना है। ठीक है, काम तो उसको वो भी करना है, लेकिन उसने अभी तक ये काम नहीं किया है, या उसके जो भी उसका डिप्लोमा या जो भी उसका डिग्री है उसमें वो काम नहीं एसोसिएटेड था। ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत आपके अपने एम्प्लॉयज को एडिशनल ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी। और वो एडिशनल ट्रेनिंग आप तब दे पाइएगा जब आपको पता रहेगा कि अगला काम जिसको करना उसमें क्या क्या इसको करना पड़ेगा, है ना। जब उसको क्या क्या करना पड़ेगा ये आपको पता रहेगा, तभी तो आप उस टॉपिक पर उसको ट्रेनिंग दे पाइएगा। समझ में आया? मान लो उसको कि उसके पास सारे टैलेंट है, लेकिन उसको कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, तो आपको हो सकता है उसको कम्युनिकेशन स्किल को या इंटरपर्सनल स्किल को इम्प्रूव करना पड़े। आपने सुना होगा जितने भी फ्रंट डेस्क काम करने वाले होते हैं, एयर हॉस्टेस होते हैं, इन लोगों को इंटरपर्सनल ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे यस मैम। बैंकर्स को दी जाती है कि कैसे कस्टमर्स को आपको हैंडल करना है, क्योंकि कस्टमर्स आपके पास डिफरेंट टाइप होंगे, डिफरेंट मूड के होंगे, बहुत कंप्लेनिंग होंगे, कभी कभी बहुत तमाशा क्रिएट करेंगे। यू हैव टू हैंडल देम पेशेंटली। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग सर्विस सेक्टर में हैं, हम लोग कस्टमर्स को ज्यादा दुखी नहीं कर सकते, हम लोग उनको अगेंस्ट में उनके साथ रूडली नहीं बात कर सकते हैं। आप कस्टमर को केयर में फोन करते हैं, आप कितना भी कुछ बकवास करते हैं, दे कीप यू आंसरिंग इन ए पोलाइट वे, है ना, यस मैम। वो आपको पोलाइटली जवाब देते रहते। क्या है ये, दिस इज द ट्रेनिंग इफेक्ट। उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कुछ भी बोलेगा, दे विल गिव यू सॉरी सर, थैंक यू सर, प्लीज सर, विल ट्राइंग सर, राइट, वो इसी तरीके से आपको रिप्लाई दे देंगे, दे कैन नेवर बी रूड विद यू। तो जब आपको पता रहेगा कि इस आदमी को क्या करना है, तब तो आप उसको उसके काम से रिलेटेड ट्रेनिंग दीजिएगा जो उसके पास अभी नहीं है। राइट? यस मैम। नेक्स्ट वन इज काउंसलिंग। काउंसलिंग कब किया जाता है, जब आपको आपके एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज मान लो डीमोटिवेटेड है, काम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप उनको दिखा सकते हैं कि देखो ये तुम्हारा जॉब एनालिसिस है, ठीक है ना, ये तुम्हारी ड्यूटीज है, अगर इस ड्यूटीज को तुम अच्छे से परफॉर्म करने पाओगे तुम्हारा आगे प्रमोशन हो जाएगा और तुम्हें ये और काम करना पड़ेगा, तुम्हारा ग्रोथ है हमारे साथ,
काउंसलिंग मतलब एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के डिफरेंट तरीके, जिससे वो आपकी बात मान ले और काम में मन लगा के काम करना लगे। तो जॉब एनालिसिस क्या करता है, आपको बताना पड़ेगा कि और कहाँ कहाँ तुम अच्छा से करोगे तो तुम्हारे लिए ग्रोथ के ऑप्शन हो सकते हैं, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है, तुम्हें और सैलरी का ज्यादा बढ़े हुए पैकेज का ऑफर आ सकता है, राइट। तो ऐसे एम्प्लॉय की काउंसलिंग की जाती है कि प्रॉपरली आप काउंसिल कर सकते हो कि देखो तुम्हारा ये काम है और तुम मन लगा के करोगे तो स्पेसिफिकली तुम्हें और काम सब बढ़ जाएगा, और इस काम में तुम अच्छे से करोगे तो तुम्हारा कैरियर ग्रोथ होगा, तुम वो मोटिवेट होगा इन सब चीजों से, ठीक है ना। तो आप कब करेंगे, जब आपको पूरा पता रहेगा कि उसमें उसका जॉब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में उसका जॉब क्या है। आपको अगर जॉब का आइडिया रहेगा, अगर आप इफ यू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स एंड डिफरेंट नीड्स ऑफ दैट जॉब, ठीक है ना, तो आप एम्प्लॉय को बेहतरी के लिए, स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए और स्पेसिफिक नीड्स जो उसके होंगे उस काम को करने के लिए, उसके लिए आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। जॉब एनालिसिस कैन पॉइंट आउट एरियाज दैट एन एम्प्लॉय माइट नीड टू डेवलप टू फर्दर अ करियर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जॉब एनालिसिस है वो पॉइंट आउट कर सकता है कि एक एम्प्लॉय को और कहाँ कहाँ मेहनत करने की जरूरत है, और अगर वो इस सारे एरिया में मेहनत कर लेता है और मन लगा काम कर लेता है तो उसका कैरियर ग्रोथ होगा, ठीक है। हो जाता है। यस एंड मैम। देन एम्प्लॉय सेफ्टी इसके बाद आता है। एम्प्लॉय सेफ्टी का मतलब हो गया कि थॉरोली अगर आप जॉब एनालिसिस करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, देखो बहुत सारा काम होता है जिसमें सेफ्टी मेजर्स भी लेने बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है ना। खासकर जो मैं कहती हूँ इंजीनियर काम जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करते हैं, या जो केमिकल बनाने वाले प्रोडक्शन यूनिट्स में काम करते हैं, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, इन सबको क्या होता है, कुछ खास तरीके का मशीन पे काम करते हैं। इनको देखो, इनको अलग से कैप, गूगल्स, इनका यूनिफॉर्म अलग से दिया जाता है, ताकि क्या ये इनको कोई खतरा सेफ्टी नहीं हो काम उस काम को करते समय। हाँ, सेफ्टी के पर्पज से, सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए आप देते हैं। तो जब आपको पता रहेगा कि इस आदमी को क्या काम करना है, तब तो आप उसको उस तरीके का यूनिफॉर्म और उस तरीके के सेफ्टी मेजर्स के बारे में बता सकते हो ना। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये आदमी को मशीन पे काम करना है, या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करना है, या फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साइट पे काम करना है, तो आप कैसे उसको हेल्प करोगे, ट्रेनिंग दोगे कि आप ये सेफ्टी मेजर्स लीजिए। देखो, इलेक्ट्रिशियन होता है तो उसके लिए सेफ्टी मेजर्स है कि वो रबर के ग्लव्स पहने, शूज पहने, तभी जाकर के काम शुरू करे, अदरवाइज उसको करंट लग सकता है। तो आपको पता रहेगा कि इसको इलेक्ट्रिसिटी पे काम करना है, तब तो आप उसको ये सेफ्टी मेजर्स बता पाएंगे ना। अगर उसको इस इलेक्ट्रिसिटी पे काम ही नहीं करना तो फिर उसके मतलब का ये काम नहीं होगा। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। तो एम्प्लॉय सेफ्टी में भी जॉब एनालिसिस हेल्प करता है। नाउ है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब कुणाल परफॉर्मेंस अप्रेजल बताया था मैंने। मैम, जो एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस देता है, अच्छे से करता है हर वर्क को, कंपनी हम्म। का हम्म। जो अपना वर्क को एकदम अच्छे से करता है, उसी को कहते हम्म। हैं परफॉर्मेंस। हाँ, मैं बता देती हूँ एक बार फिर से। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कुणाल? सी, आपको मालूम है कि, मुझे मालूम है कि कुणाल को क्या क्या करना है। कुणाल को मार्केटिंग पढ़ना है, कुणाल को एचआरएम पढ़ना है, कुणाल को फाइनेंस पढ़ना है, कुणाल को दो और सब्जेक्ट पढ़ने हैं, राइट। अब सारे सब्जेक्ट में आपने कैसा किया, हम आपके एग्जाम लेते हैं और आपको मार्क्स देते हैं, राइट। या हाँ। आपका जो मार्किंग होता है, या आपके पढ़ाई में आपका परफॉर्मेंस हर एक सब्जेक्ट में कैसा रहा, इसका इवेल्युएशन करता है ना एग्जाम आपका। एग्जाम के मार्क्स तो इसी को इवेल्युएट करता है ना, इसको थोड़ी ना इवेल्युएट करता है कि आप स्पोर्ट्स में कैसा आपने किया, इसमें तो नहीं करता है, राइट। आपने किसी और काम में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया, इसमें भी आपका एकेडमिक जो एग्जामिनेशन तो होता फिर है उसके परफॉर्मेंस जो, का रिजल्ट क्या आया हाँ, वो जो एम्प्लॉय का? आपका मार्कशीट होता है वो आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल का, आपके स्टडीज में जो आपका इवेल्युएशन हुआ है उसको वो आइडेंटिफाई करता है कि आपने कितने अच्छे से किया। सिमिलरली सिमिलरली अब किसी काम के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम में आपको क्या क्या करना है मालूम है, ठीक है ना, कौन कौन सा आपको काम करना है, ये मैनेजर को पता है कि इसको क्या क्या करना था। तो इसको कस्टमर से बात करना था, इसको इतना टारगेट अचीव करना था, इसको इतने नए कस्टमर ऐड करने थे, इसको कुछ डेटा हमें फीडबैक हर मंथ हमें कुछ इंफॉर्मेशन देने थे, डेटा के फॉर्म में कुछ शेयर करना था।
और भी कुछ कुछ करना है, ठीक है ना। तो ये मुझे पता है। अब मैं लास्ट में, मंथ के लास्ट में क्या करूंगी, टिक करूंगी कि तुमने कितना काम किया और कितना काम नहीं किया, नहीं। या कितना काम जितना करना था उससे ज्यादा किया। और इसको इवेलुएट करके मैं लास्ट में बता सकती हूँ ना कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसा रहा, तुमने साल में यस। अच्छे से, तुमसे जो एक्सपेक्टेड था वो तुमने किया या तुमने वो नहीं किया। तो आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, जब आपके पास जॉब एनालिसिस के रूप में आपके पास एक्चुअल क्या करना चाहिए था उसको, और उसने एक्चुअली क्या किया, इसको आप कंपेयर कर सकोगे ना। जॉब यस। एनालिसिस, जॉब एनालिसिस में लिखा है कि उसको क्या क्या करना था, और अब आपके पास एक्चुअल डेटा है कि उसने क्या क्या किया। अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन करोगे, अगर दोनों एक जैसा है तो उसने अच्छा काम किया। अगर जो उसने किया, उसने उसके जॉब एनालिसिस में जो जो लिखा था उससे भी कई ज्यादा काम उसने किया, तो बहुत अच्छा हुआ, वो स्टार परफॉर्मर हुआ। और जो उससे एक्सपेक्टेड था जॉब एनालिसिस में, उसको बताया गया था कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, उसमें भी वो चूक गया, अच्छे से काम नहीं कर पाया, तो पुअर अप्रेजल होगा, राइट। तो आपको ये यस। हेल्प किया ना परफॉर्मेंस अप्रेजल में, यस मैम। ठीक है। उसके बाद जॉब डिजाइन एंड रीडिजाइनिंग होता है। कई बार टेक्नोलॉजी के आने से या सिचुएशन के चेंज हो जाने से हमें जॉब को डिजाइन या रीडिजाइन करना पड़ता है, यानी कि कई बार उसको थोड़ा सा मॉडिफाई या बोल्ड करना पड़ता है। अभी क्या है, जो भी अननेसेसरी मूवमेंट है किसी काम को करने में, या फिर आप उस स्टेप्स को कैसे और सिंपल कर सकते हो, काम करने के तरीके को, दिन ब दिन हम काम करने के तरीके को आसान किए जा रहे हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कुणाल? यस मैम, बहुत तरह के और अपडेट मशीन आ रहे हैं, बहुत तरह मशीन के थ्रू, सॉफ्टवेयर टाइल्स। के थ्रू, बहुत सारे, हाँ। तो हम क्या क्या करते हैं, काम को सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं, अननेसेसरी मूवमेंट्स को। अभी अननेसेसरी मूवमेंट्स है कॉलेज जाके पढ़ाना, तो हमने इसको कैसे अलग किया, विद द हेल्प ऑफ जूम क्लासेस हमने अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ गोइंग टू द कॉलेज एंड टेकिंग द डेंजर ऑफ कोरोना को रिमूव किया, यस मैम। ठीक है ना। तो आपको कई बार टेक्नोलॉजी के हेल्प से, मशीन के हेल्प से, जो आपका जॉब का आपका जो काम रहता है उसको आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, या अननेसेसरी मूवमेंट्स को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कई बार डिफरेंट सिचुएशंस की वजह से या ऐसी परिस्थितियां आ जाएगी जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रहता है, उसके उसके रिजल्ट एज ए कंसिक्वेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉनिटरिंग, आप क्या कर सकते हो कि अपने जॉब्स को रीडिजाइन कर सकते हो, और अपने एम्प्लॉय को उस जॉब के लिए माइंडसेट करवा सकते हो कि अब आपका ये काम रहा है। तो आपको जॉब डिजाइनिंग और रीडिजाइनिंग में भी ये हेल्प करता है, ठीक है ना। क्या आप दूर से कर सकते हैं, क्या आपको ऑफिस आने की जरूरत है। मैंने इस बीच में पढ़ा है, बहुत सारे आईटी सेक्टर्स जो है उन्होंने अपने 70% 80% लोगों को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया कि आप साल भर घर से ही बैठ करके काम करिए, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। कुछ ही लोग हैं जिनको वो ऑफिस बुलाते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ लोगों को ऑफिस जाना जरूरी है, मे बी वो वहां पे सर्वर ऑन करते होंगे, मे बी वो वहां पे कुछ तरीके का काम करते होंगे जो घर बैठे नहीं हो सकता है, तो उनको ही बस ऑफिस आकर के काम करने का अलाउ किया। तो आपने किया ना, आपको पता था कि किसका क्या क्या काम है, उसके बेसिस पे ही तो उन लोगों को आपने अलाउ कर दिया कि आप घर से भी काम करिए, और कुछ लोग जिनका ऑफिस आना जरूरी है उनको आपने बोला कि आप सेफ्टी मेजर्स के साथ कभी कभी ऑफिस आया करिए। समझ में आया? यस मैम। तो डिजाइनिंग में भी ये हेल्प करता है। एंड फाइनली जॉब इवैल्यूएशन, एक बार हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल बताया। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को हम इवैल्यूएट करते हैं कि उसका काम कैसा रहा। समझ में आया? अभी इसका ये दूसरा चीज है। जॉब इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, जॉब के वर्थ को इवैल्यूएट करते हैं, ये जॉब कितना डिफिकल्ट है, ये जॉब के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी का होना जरूरी है, ये जॉब बहुत ज्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट चाहता है। जैसे स्ट्रैटेजी बनाना या कंपनी की पॉलिसीज बनाना, क्या ये इतना आसान काम है कि हम किसी को भी दे सकते हैं? नहीं। कंपनी के लिए 10 इयर्स का स्ट्रैटेजी बनाना, या कंपनी की एक परमानेंट पॉलिसी को सेट करना, या इक्विटेबल पे सिस्टम को सेट कर देना, ये सब थोड़ा मुश्किल काम होता है, और इसमें ज्यादा दिमाग चाहिए, ज्यादा नॉलेज चाहिए, ज्यादा क्या कहते हैं उसको, थिंकिंग करने वाला हमको ये इंसान चाहिए। तो क्या होगा, ये मेंटल मेंटल वर्क जो अधिक से अधिक कर सके, जो ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा उसको लाएंगे। तो अब जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपके पास डिफरेंट कैटेगरी ऑफ जॉब है, आप सबके सीरियसनेस को और सबको काम करने में क्यों, कौन काम कितना डिफिकल्ट है, उसके बेसिस पर आप उसका क्या कर सकते हैं, जॉब का आकलन कर सकते हैं। जॉब का वर्थ मतलब ये जॉब क्या इतने सैलरी का काम है इसमें या नहीं है, आप ये एक्चुअली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है ये? कुछ जॉब्स यस। होते हैं जिनको करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसका वर्थ क्या होगा, थोड़ा कम होगा।
है ना। देखो लेबर्स आर रिक्वायर्ड, बट लेबर्स का जो पेमेंट होगा वो इंजीनियर के पेमेंट के बराबर तो नहीं होगा, भले ही इंजीनियर्स ने जो काम किया उसी को यूज करके लेबर काम कर रहे हैं, राइट। यस मैम। तो जॉब इवैल्यूएशन जॉब के वर्थ को आइडेंटिफाई करता है और फिर देखता है कि क्या ये जॉब जितना कठिन था, जितना मुश्किल था, क्या हम उसके एवज में उतना पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी पे इक्विटी को भी ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। देखो एक पायलट भी गाड़ी चलाता है और एक कार ड्राइवर भी गाड़ी चलाता है, लेकिन दोनों का वर्थ अलग अलग है ना, यस मैम। दोनों के अलग अलग इम्पोर्टेंस है ना, तो दोनों को हम एक नहीं कह सकते हैं। इसीलिए दोनों की सैलरी, दोनों का जो प्रोफाइल होगा, दोनों का जो जॉब वैल्यूएशन होगा, एक का बहुत ज्यादा वर्थ होगा, एक का उससे कंपेरेटिवली कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, राइट। तो ये जॉब इवैल्यूएशन में भी आपको जॉब, सैलरी भी तो जॉब इवैल्यूएशन पर रखा जाता है ना मैम। बिल्कुल जॉब इवैल्यूएशन इसीलिए की जाती है कुणाल, क्योंकि जॉब इवैल्यूएशन करके क्या होता है कि उस जॉब का हम वर्थ, मतलब क्या होता है, मूल्य, ठीक है ना। वर्थ का क्या मतलब होता है, मूल्य। तो बोलिए। इंसान का भी मूल्य होता है, मेरा भी मूल्य है, ठीक है ना, तुम्हारा भी मूल्य है और उस काम का भी मूल्य है। तो क्या, अब देखो कोई कोई बहुत सीनियर टीचर है, ठीक है ना, वो भी पढ़ाएगा और मैं भी पढ़ाऊंगी, लेकिन वो बहुत सीनियर टीचर, उसके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो वो क्या पढ़ाता है, कोई भी सब्जेक्ट उसको दे दो, वो कोई भी क्लासेस कितने भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उनका जो वर्थ होगा और एक जो अभी फ्रेशर का होगा, जो अभी न्यू ज्वाइनिंग होंगे, उनका दोनों में अंतर होगा, दोनों वर्थ, दोनों पोजीशन के वर्थ में। जो यस एक मैम। होते हैं, मैं बताती हूँ, जैसे कि एक डिपार्टमेंट हेड होता है कोई, ठीक है ना, और कुछ डिपार्टमेंट्स में लेक्चरर होते हैं, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। तो इस सब के वर्थ में अलग अलग थोड़ा है ना, इसीलिए इनके पे स्केल में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलता है, राइट। तो ये जॉब इवैल्यूएशन के बेसिस पर जॉब, जो जॉब जितना कठिन है, जितना मुश्किल है, वो उतना ज्यादा मूल्यवान होगा, तो उस पोजीशन के लिए उतना अधिक वेजेज या सैलरी आपको पे करनी पड़ेगी, और कंपेरेटिवली थोड़ा घटता या बढ़ता है। समझ में आ गया। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल को जॉब इवैल्यूएशन से कंफ्यूज नहीं करना, राइट। यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट होगा प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस कुणाल। मेरे ख्याल से प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगर और भी मैम बच्चे ज्वाइन करेंगे तो। हाँ बोलो मैम कुणाल। मैम ये काउंसलिंग मैम सही से समझ में नहीं आया था, मीन हाँ वेरी काउंसलिंग। गुड, नहीं समझ में आया तो आप पूछिए। काउंसलिंग का क्या मतलब होता है मैं बताती हूँ। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है ना, उसने 10th कर लिया, राइट, या उसने 12th कर लिया, हम स्टूडेंट का एग्जांपल देते हैं। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, ठीक है ना, साइंस ले, आर्ट्स ले, या कोई दूसरा सब्जेक्ट कॉमर्स ले, या कोई और प्रोफेशनल डिग्री ले, या कोई दूसरा टेक्निकल स्किल डेवलप करे, नहीं समझ में आ रहा। तो अब उसका इंटरेस्ट किस में है, उसको अभी तक जो उसने पढ़ा है उसमें उसको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने में मजा आया, वो क्या और करना चाहता है, किस चीज के बारे में उसकी और जिज्ञासा है जो वो जानना चाहता है। तो जो एक स्टूडेंट के काउंसलर होते हैं ना, वो उनसे बातें करते हैं, ठीक है ना, उनसे तरह तरह का क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके पास होता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, वो उनसे पूछते हैं। उनसे पूछते हैं कि आप आगे किस तरीके का करियर में को ऑप्ट करना चाहोगे, क्या आपको सिटिंग वर्क चाहिए, या घूमने वाला काम चाहिए, या कुछ क्रिएटिव काम चाहिए जिसमें हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने का मौका मिले। और उस बेसिस पर वो उसको कैरियर ऑप्शंस बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और किस में आप जाइएगा तो बहुत ज्यादा अच्छा करिएगा, ठीक है। उनका उसमें स्पेशलाइजेशन होता है काउंसलर का, वो अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं और अच्छा आपको एक गाइडलाइंस दे सकते हैं। अब सिमिलरली मोटिवेट। ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट कर सकते हैं, बिल्कुल मोटिवेट भी करना और काउंसलिंग भी करना, मतलब दिशा निर्देश भी देना कि इस तरीके से बढ़िए तो आपका करियर जो होगा वो अच्छा होगा। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर जो होता है उसका काम होता है काउंसलिंग करने का, ठीक है ना, अपने जूनियर्स को वो काउंसलिंग भी करता है, मोटिवेट भी करता है, डांटता डपटता भी है, उनसे काम करवाता भी है, बहुत तरीके का तरीका होता है उनसे काम लेने का। एक तरीका काउंसलिंग का भी होता है कि अगर मुझे पता है कि मेरा कोई जूनियर है, उसको क्या क्या उसकी काम है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर तुम ये सब काम अच्छे से करोगी, इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगी, इस सब्जेक्ट में तुमको इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ाना शुरू करो, इसके लिए कुछ कुछ बुक्स पढ़ना शुरू करो, अगर तुम इस सब्जेक्ट में मास्टरी कर लोगी तो तुम फलाने फलाने जगह अप्लाई कर सकती हो, तुम्हारा इसी कॉलेज में क्या होगा, तुम्हारा ग्रोथ हो जाएगा, तुमको ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, तुम्हारा करियर एडवांसमेंट हो सकता है, फर्दर तुम आगे कितना ज्यादा बढ़ सकते हो, ये आप उसको बता सकते हैं, राइट। यस मैम।
तो काउंसलिंग क्या होता है, देखो तुम, काउंसलिंग मतलब होता है कि मैनेजर को अगर मालूम रहेगा कि जो उसके सबऑर्डिनेट है उसको क्या क्या करना है, ठीक है, यस अगर वो काम सही तरीके से करेगा तो वो उसको समझाने के लिए, जब वो सीरियस कोई वो ऐसा आएगा जहाँ पे वो एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है या उसके लिए कुछ इश्यूज है, कंप्लेन है कि इसको काम में मन नहीं लग रहा है, कुछ और काम में ज्यादा ध्यान देता है, या तो आप उसको आप उसको काउंसिल कर सकते हो, आप उसको समझा सकते हो कि सी देखो तुम्हारे पास मौका है, ये 1 साल का मौका है, इसको अच्छे से यूज करो, ठीक है ना, ये सब काम अच्छे से करो, क्योंकि तुम ये सब अच्छे काम से करो तो देखो तुम्हारे इसी पोजीशन पे फलाना टाइम में फलाना आदमी कोई XYZ काम करता था, 2 साल उसने इस पोजीशन पे अच्छा काम किया, जो फलाने कंपनी का मैनेजर बना हुआ है, तुम भी ये बन यस सकते हो। हुआ ना काउंसलिंग? तो यस आप मैम। कैसे कर सकोगे, जब आपको पता रहेगा कि इसका एग्जिस्टिंग अभी रोल और ड्यूटी क्या है, तभी तो आप उसको आगे के लिए प्रमोट करोगे। अगर एक सीनियर को पता ही नहीं है कि अभी जो उसका जूनियर उसका काम क्या है, तो उसको आगे के लिए वो कैसे मोटिवेट करेगा, कैसे वो काउंसलिंग कर सकता है उनको, नहीं कर पाएगा। तो जॉब एनालिसिस काउंसलिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। अब तुम्हें काउंसलिंग वही कर सकता है कुणाल, तुम्हें कोई अच्छा वही काउंसलर तुमको अच्छे से काउंसिल कर सकता है जिसको पता है कि तुम PGDM कर रहे हो और PGDM के फलाने सब्जेक्ट में तुम्हारा खासा इंटरेस्ट है, यस समझे। मैम। वरना जो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता वो तुम्हारी क्या काउंसलिंग करेगा। यस तो मैम। सीनियर को अपने जूनियर के काम के बारे में, जॉब के बारे में, ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट आप उसको क्या कर सके, काम के लिए प्रिपेयर कर सके या रेडी कर सके। समझ में आया आप काउंसलिंग? यस मैम। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में? नेक्स्ट हमारा प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस है। प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस में कुछ 4-5 स्टेप्स आएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप कौन कौन से स्टेप आपको जॉब एनालिसिस करते समय क्या क्या हम स्टेप देते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करते हैं, फिर हम कुछ की पोजीशंस होते हैं उसी के लिए हम जॉब एनालिसिस प्रिपेयर करते हैं, हर एक के लिए नहीं करते क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम और पैसा दोनों कंज्यूम होता है, तो इसीलिए हम उसको शॉर्ट में की पोजीशंस के लिए जॉब एनालिसिस करते हैं। फिर हम डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं और कैसे हम JD और JS प्रिपेयर करते हैं, ये 5 पॉइंट है इसमें, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, सो दैट और भी बच्चे अगर रहेंगे तो कर पाएंगे। और कुणाल, सारे क्लास में रहा करो, घर में क्लासेस हो रही है ना, यस मैम। आपको आना क्योंकि नहीं है? थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए नहीं कर रहे थे। हाँ ठीक बहुत है, तो कोशिश करिए, अपने हेल्थ पे ध्यान रखिए, क्योंकि अभी आप लोग यंग हैं और अभी अभी तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए। यू आर वेरी, यू हैव टू प्ले अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रोल, ठीक है ना, अभी तो सफर शुरू मैम ऊपर करना है से आप लोगों को। घर में भी सब बीमार थे, पापा मम्मी वैक्सीन लिए थे तो उनको भी बुखार उखार था तो नहीं कर पा रहे थे आप भी इसलिए। ध्यान से रहिए और सबका ध्यान रखिए, तो अभी प्राइम ड्यूटी है सबका कि इन सब चीजों का ध्यान रखिए, और चूंकि अभी घर में रेगुलर क्लासेस हो रहे हैं। हाँ अभी कुणाल कुछ रेगुलर बोल रहे थे। मैम ठीक अभी है, रेगुलर रेगुलर करो क्योंकि तुम्हें कहीं आना जाना नहीं है, घर में हो, सेफली हो, जितना घंटे का तुम्हारा क्लासेस है, 3-4 क्लासेस होगा मेरे ख्याल से पूरे दिन में, इससे ज्यादा क्लासेस तो तुम लोग का नहीं होगा। तो यस मैम। क्लासेस को करो, कंटिन्यूस करोगे तो क्या होगा, मुझे सिलेबस कवर करने में टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो आज तुम आओगे कल कोई और आएगा, फिर मैं पीछे से उसको बताऊंगी, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और हम इतने में ही रह जाएंगे। ठीक है, मैम कोशिश मैंने करो रेगुलर आने का। किया है, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा जो मतलब आप पढ़ाएं आज। ठीक है, थैंक यू, दिस मैं भी जॉब भेज दूंगी। एनालिसिस। ठीक है, यस। ठीक है, ठीक, थैंक यू गुना। थैंक यू।